हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 यूनिट 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, अभी तक हम दो मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, राइट। एक आपका परफेक्ट कंपटीशन एंड दूसरा आपका मोनोपोली। तो आज हम एक थर्ड टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसी को ही दूसरे शब्द में इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये कैसा मार्केट स्ट्रक्चर है एंड इस मार्केट स्ट्रक्चर में हम इक्विलिब्रियम में कैसे आते हैं, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे सोप इंडस्ट्री का। देखिए, सोप इंडस्ट्री में आपको क्या दिखाई देता है कि देर आर मेनी ब्रांड्स ऑफ सोप अवेलेबल इन इंडिया, राइट। अगर सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो कई सारे ब्रांड्स है, जैसे कि डेटॉल, डव, संतूर, लक्स, आप यहाँ पे देख ही सकते हो ना। इनके अलावा भी कई सारे ब्रांड्स हमें पता है। तो साबुन इंडस्ट्री में क्या होता है, देखिए देर आर मेनी सेलर्स, बहुत सारे प्रोवाइडर्स ऑफ सोप है ना। और देखिए, साबुन खरीदते भी बहुत लोग हैं। आपके घर में भी साबुन है, मेरे घर में भी साबुन है, क्योंकि साबुन हमें चाहिए होता है हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन जरूरी रहता है, राइट। तो सिर्फ साबुन के बायर्स है ना, वो भी कहीं ज्यादा है। तो साबुन इंडस्ट्री में देर आर मेनी बायर्स एज वेल। अब देखिए, अब अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो हमें क्या दिखता है कि देखिए, सारे साबुन आखिर एक ही काम करते हैं, राइट। आखिर धोने के लिए, नहाने के लिए ही यूज होता है साबुन। तो ऊपर ऊपर से देखें तो साबुन, ये सारे जो ब्रांड्स है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स भी है ना। तो ये सारे फीचर्स देखते हुए हमें लगता है कि कहीं ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट तो नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखेगा कि देखिए, ईच जो ब्रांड ऑफ साबुन है ना, इसमें कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे कि अगर हम डिटॉल कंसिडर करें तो डिटॉल हम बेसिकली खरीदते हैं जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, है ना। डव हम खरीदते हैं स्मूथ स्किन के लिए। संतूर हम खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है इसमें हल्दी चंदन है ना। और लक्स हम खरीदते हैं क्योंकि लक्स से नहाने में हमें लग्जरियस फील होता है, एक रिच फील होता है ना। तो ये लग्जरी बाथिंग के लिए हम लक्स को यूज करते हैं। तो देखिए, ईच जो साबुन की ब्रांड है ना, उसका पर्पस अलग है, उसकी यूटिलिटी अलग होती है, और हम ये ब्रांड को क्यों चुन रहे हैं, हमारा रीजन भी अलग होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि ईच जो ब्रांड है ना, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है। देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड यही जो डिफरेंशिएशन है ना, यही मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से अलग बनाता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है कि सारे जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एग्जैक्टली सेम होते हैं। सपोज अगर आप पोटैटो की बात करो, हम पोटैटो खरीद रहे हैं, ठीक है, आलू खरीद रहे हैं सब्जी वाले से। तो चाहे आप सब्जी वाले कोई एक ठेले से खरीदो, दूसरे ठेले से खरीदो, पोटैटो तो पोटैटो ही होता है। उनके प्रोडक्ट में ज्यादा डिफरेंशिएशन, कुछ भी डिफरेंशिएशन इनफैक्ट नहीं होता, वो आइडेंटिकल ही होता है ना। लेकिन हर एक ब्रांड का साबुन क्या आइडेंटिकल होता है? नहीं, कुछ ना कुछ इनमें अलग होता है, राइट। जैसे इनका पर्पस अलग हो गया, इनका इंग्रेडिएंट अलग हो गया, इनकी स्मेल अलग होती है, इनकी फील अलग होती है ना। तो ऐसे डिफरेंशिएटेड मार्केट को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में? ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो उसमें होते हैं मेनी सेलर्स एंड मेनी बायर्स, जो कि परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स है। लेकिन साथ साथ में क्या होता है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से हम इसको मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। तो चलिए, यही चीज को हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट आखिर क्या है। देखिए, a monopolistically competitive market is a market structure where many sellers offer similar but slightly different products. तो यहाँ पे क्या होता है, देर आर मेनी सेलर्स जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जैसे कि सब यहाँ पे साबुन ही बेच रहे थे हमारे एग्जाम्पल में, राइट। लेकिन हर साबुन में कुछ ना कुछ अलग था। सो दे सेल स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट। सिमिलर प्रोडक्ट होता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। प्रोडक्ट्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, इट इज अ मिक्स ऑफ
परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। वो कैसे? देखिए, लाइक परफेक्ट कंपटीशन, देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स एंड नो सिंगल फर्म कंट्रोल्स द मार्केट। देखिए, यहाँ पे कहीं सारे बायर्स है, कहीं सारे सेलर्स है, कहीं सारे ब्रांड्स होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल जो ब्रांड है वो ही मार्केट को राज करके बैठा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देयर आर मेनी सेलर्स। अब ये तो हुआ परफेक्ट कंपटीशन जैसा फीचर्स। अब मोनोपोली जैसा क्या फीचर होता है? देखिए, लाइक अ मोनोपोली, ईच सेलर डिफरेंशिएट्स देयर प्रोडक्ट्स थ्रू ब्रांडिंग, क्वालिटी और यूनिक फीचर्स, गिविंग देम सम प्राइसिंग पावर। लेकिन मोनोपोली जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जो ईच सेलर है, ईच ब्रांड है, वो अपने प्रोडक्ट को किसी ना किसी तरीके से यूनिक बनाने की कोशिश करता है। चाहे वो ब्रांडिंग से अलग उसका ब्रांड, डिफरेंट ब्रांड बना दिया, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना दिया, कुछ यूनिक फीचर्स दे दिया अपने प्रोडक्ट में। तो इस तरह से हर जो सेलर है वो अपना प्रोडक्ट को अलग बनाने की कोशिश करता है, एंड यही अलग बनाने की वजह से उनको कुछ प्राइसिंग पावर भी मिलता है मार्केट में। मतलब बिकॉज ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट दे सेल, वो अपना प्राइस खुद तय कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए, देखिए डेटॉल जो साबुन है ना, लेट्स से डेटॉल का प्राइस है ₹15, ठीक है, एंड जो डव साबुन है, लेट्स से इसका प्राइस है ₹25। अब ऐसा तो नहीं होता कि सारे लोग डेटॉल साबुन ही खरीदते हैं क्योंकि डेटॉल का प्राइस कम है। जिनको डव पसंद है वो डव भी खरीदते हैं, राइट? क्योंकि डव आपको स्मूथ स्किन देता है। तो ये डव का यूनिक फीचर है, एंड इस यूनिक फीचर की वजह से डव अपना प्राइस हायर चार्ज कर सकता है देन डिटॉल, है ना? एंड इवन इफ इट्स प्राइस इज हायर, जिसको स्मूथ स्किन चाहिए होता है वो डेटॉल की जगह डव ही खरीदते हैं, है ना? तो बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस दे क्रिएट इन द प्रोडक्ट्स, जो मोनोपोली फर्म्स है ना, मोनोपोली कॉम्पिटिटिव फर्म्स, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म्स, वो अपना प्राइस अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। उनको मार्केट की प्राइस लेने की जरूरत नहीं होती। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, प्रोडक्ट आइडेंटिकल होते थे, राइट? जैसे कि ठेले ए से आपने आलू लिया, ठीक है, एंड ठेले बी से आपने आलू लिया, ठीक है। ठेले ए ₹10 चार्ज कर रहा है, ठेले बी चार्ज कर रहा है रुपीज लेट्स से 11। आप किससे खरीदोगे? ठेले ए से ही खरीदोगे, क्योंकि दोनों आलू है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट है। तो एग्जैक्ट सेम के लिए आप ₹1 ज्यादा क्यों दोगे, है ना? तो जो मार्केट प्राइस है उसी में आप खरीदना पसंद करोगे, दैट इज ₹10। अगर कोई मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस करता है तो आप उसे बिल्कुल नहीं खरीदोगे। लेकिन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्रांड अलग होते हैं, एंड ब्रांड, हर एक ब्रांड में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। अब जस्ट बिकॉज डिटॉल कम प्राइस में बेच रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सब डिटॉल से ही खरीदेंगे, राइट? जिनको डव चाहिए वो डव खरीदेंगे। सम पीपल इवन बाय लक्स, है ना? अब लेट्स से लक्स की प्राइस यहाँ पे 35 है, सबसे महंगी है, लेकिन लक्स खरीदने वाले लक्स के ही साबुन खरीदेंगे, राइट? क्योंकि उनको जो लक्स का फीचर्स है, लक्स का जो स्मेल है, जो फील आपकी स्किन में लक्स देता है, वो अगर आपको पसंद है तो आप लक्स ही खरीदोगे, इवन दो इट्स प्राइस इज हायर। ओके, तो ये जो फीचर है ना मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट के, दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इनके पास सर्टन प्राइसिंग पावर होता है कि आपने प्रोडक्ट को यूनिक बना के, डिफरेंट बना के, ये चाहे तो हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि प्राइसिंग पावर यहाँ पे कैसे होता है। परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल प्राइसिंग पावर नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट कोई और बेच रहा है कम प्राइस में, तो आप ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, है ना? लेकिन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव में ये रहता है। देखिए, दिस टाइप ऑफ मार्केट इज मोर कॉमन देन प्योर कंपटीशन और प्योर मोनोपोली। अगर हम असली लाइफ में देखें ना, तो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट हमको ज्यादा कॉमन दिखेगा। परफेक्ट कंपटीशन तो देखिए वो हाइपोथेटिकल ही रहता है ज्यादातर। कोई भी जो मार्केट फॉर्म है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव हमें अक्सर देखने को मिलता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव ज्यादातर हमें सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम बाकी प्रोडक्ट्स देखें तो वहां पे हमें कहीं ना कुछ यूनिक फीचर्स दिखता है हर प्रोडक्ट में, तो वो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव के ब्रैकेट में फॉल करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स इंक्लूड, थोड़ा एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं।
जैसे कि क्लोथिंग में अगर आप टेलर के पास जाओ या फिर कोई भी दुकान के पास जाओ, सबके पास अलग-अलग होता है, अलग-अलग ब्रांड्स के कपड़े अलग-अलग होते हैं, है ना? उनकी डिज़ाइन अलग, फिनिशिंग अलग, कलरिंग अलग। और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स भी अगर आप देखोगे, जैसे कि आप चिप्स के ही एग्जांपल लो, तो कोई भी 2 ब्रांड का चिप्स जो है वो एग्ज़ैक्टली सेम नहीं होता। अगर आप लेज़ एंड प्रिंगल्स ले लो, तो ये अलग होते हैं, राइट? टेस्ट अलग, इंग्रीडिएंट अलग, दिखने में अलग, ब्रांडिंग अलग, है ना? तो दिस मेक्स देम मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव। हालाँकि दोनों चिप्स ही है, दोनों आपकी चिप्स की क्रेविंग को ही सैटिस्फाई करेंगे, लेकिन स्टिल टेस्ट इनमें अलग होता है, कुछ ना कुछ फीचर्स इनमें अलग है ना? रिटेल ट्रेड, ग्रोसरी शॉप्स, ग्रोसरी में भी अगर आप ब्रांडेड ग्रोसरीज ले रहे हो तो हर एक ब्रांड अलग होता है। शू स्टोर्स, है ना, शूज में भी ब्रांड अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट शूज देखने को मिलते हैं। स्टेशनरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स कैसे अलग होते हैं? क्योंकि देखिए एवरी रेस्टोरेंट का जो सर्विस है वो अलग होता है। सिमिलरली उनका जो कुक है वो अलग होता है। तो टेस्ट कहीं ना कहीं फर्क होता है, कस्टमर सर्विस कहीं ना कहीं फर्क होता है ना? रिपेयर शॉप में भी अगर हम देखेंगे तो सर्विस अलग अलग होती है, राइट? आपको किसी की सर्विस ज्यादा पसंद आती है, किसी की कम पसंद आती है। लॉन्ड्री की भी यही हो गई। एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वुमन ड्रेसेस, ब्यूटी पार्लर्स, तो ये सारे जो गुड्स एंड सर्विस है, इनमें कुछ ना कुछ अलग होता है। दोनों दो प्रोडक्ट्स या दो सर्विस इनमें कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते, राइट? हालांकि इनमें मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स होते हैं, राइट? लेकिन प्रोडक्ट आइडेंटिकल ना होने की वजह से ये मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में फॉल करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये किस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये मार्केट स्ट्रक्चर आखिर कैसी है। देखिए, नाउ द नंबर 1 फीचर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि नो बिग बॉस, यानी कि कोई भी एक ऐसा सेलर नहीं है जो यहाँ पे अपना कब्जा जमाए बैठा है, जैसे कि मोनोपोली में होता है, राइट? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। देयर इज नो बिग बॉस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। देखिए, there are many businesses selling similar stuff, but no one is the ultimate ruler of the market. Everyone gets a small piece of the pie. देखिए, अगर आपका मार्केट ये पूरा पाई आपके मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, तो एवरी सेलर को यहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ द पाई मिल रहा होता है। कोई भी एक ऐसा सेलर नहीं होता है कि जो पूरे मार्केट को कब्जाए बैठा है, ठीक है? सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। Now another unique feature is product differentiation, यानी कि प्रोडक्ट सेम सेम तो होते हैं लेकिन स्टिल वो डिफरेंट होते हैं। सेम सेम बट डिफरेंट। देखिए, all products serve the same purpose, but brands make them feel unique with fancy designs, cool packaging, and catchy ads. Ever noticed how soaps, chips, or shampoos claim to be special in their own way? That's product differentiation. अगर आप एड देखोगे कोई भी शैम्पू की, साबुन की या चिप्स की, तो सब क्या कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है क्योंकि हम अपने इंग्रेडिएंट्स में ये डालते हैं, हम ऐसा आपको फीचर्स देते हैं, हमारी शैम्पू यूज करने से आपके बाल ऐसे हो जाएंगे, हमारी चिप्स खाने से आपको इतना मजा आएगा, है ना? तो इस तरह से कुछ ना कुछ यूनिक बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं हर ब्रांड अपने आप को, चाहे वो डिजाइन से हो, चाहे क्वालिटी से हो, चाहे पैकिंग से हो, या फिर चाहे यूनिक ऐड करके कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना? इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो इवन दो प्रोडक्ट सेम सेम है, इनका सेम पर्पस है प्रोडक्ट का, बट स्टिल उन पे कुछ ना कुछ अलग होता है, ठीक है? नाउ द थर्ड फीचर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। देखिए, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होता था कि कोई भी इजीली एंटर कर सकता है एंड एग्जिट भी कर सकता है, सिमिलरली यहाँ पे भी देयर इज इजी कम एंड इजी गो। कोई भी इजीली मार्केट में एंटर कर सकता है एंड कोई भी निकल भी सकता है, ठीक है? इफ अ बिजनेस स्मेल्स प्रॉफिट इट कैन जंप इन। अगर आपको दिख रहा है कि चिप्स बनाने में प्रॉफिट है, तो आप भी अगले दिन जाके अपना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन एंटर फ्रीली, ठीक है? एंड इफ थिंग्स गो साउथ, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुआ आपके बिजनेस में, तो आप सिंपली अपना बिजनेस बंद भी कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे एंट्री या एग्जिट में आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। नाउ द फोर्थ फीचर इज नॉन प्राइस कंपटीशन,
यानी कि बैटल बियॉन्ड प्राइस। देखिए, instead of just lowering prices, businesses fight for customers with flashy ads, better quality, and cool deals. That's why you see so many commercial convincing that their brand is the best. देखिए, मोनोपोलिस्टिकली कंपटीशन में क्या होता है ना, हमेशा प्राइस के बेसिस में कंपटीशन नहीं होता। जैसा कि हमने डेटॉल एंड डव का एग्जांपल लिया था, राइट। देखिए, डेटॉल का प्राइस 15 है, डव का 25 है, लेकिन फिर भी जिनको डव पसंद है वो डव ही खरीदेंगे, इवन दो इट इज एट द हायर साइड, इट्स प्राइस इज एट द हायर साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, डव ने कन्विंस करा है कुछ कस्टमर्स को कि दे आर बेटर क्वालिटी सोप, ये स्मूथ स्किन देंगे आपको, राइट। ये मार्केटिंग इस तरह से करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, हम आपको स्मूथ स्किन देंगे। हमारी प्रोडक्ट यूज करने से डव साबुन अगर आप यूज करोगे तो आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, एक सिल्की फील आपको देगा। तो इस तरह से चाहे वो एड के थ्रू हो या चाहे आपने क्वालिटी बेटर करके हो या कुछ यूनिक फीचर डाल के हो, किसी ना किसी तरीके से हर एक ब्रांड अपना प्रोडक्ट यूनिक बनाने की कोशिश करता है एंड अपनी यूनिकनेस से मार्केट कब्जा करने की कोशिश करता है रादर देन प्राइस। अब यहाँ पे डव ये नहीं करेगा कि चलो मैं 14 रुपए कर देता हूँ तो कस्टमर्स मेरे पास आएंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाएगा, अपने एडवर्टीजमेंट को बेटर बनाएगा ताकि लोग इसके पास आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि दोनों ब्रांड्स कॉम्पीट करते हैं, बैटल करते हैं एक दूसरे से, लेकिन प्राइस के बेसिस में नहीं करते, प्राइस के अलावा और भी चीजों में करते हैं। हालांकि प्राइस में भी कर सकते हैं, ठीक है, प्राइस भी आपको एक अफोर्डेबल रेंज तक ही रखना होता है। अब अगर कोई डव के साबुन को ₹500 में बेचने लग जाए फिर तो कोई नहीं खरीदेगा, है ना। तो आपको एक रीजनेबल रेंज के अंदर ही रखना है अपने साबुन के प्राइस को, लेकिन एग्जैक्टली आपने कॉम्पिटिटर जितना ही रखना है या कॉम्पिटिटर कम रखना है ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। आप अदर फैक्टर्स से भी बैटल कर सकते हो। यू कैन मेक योर प्रोडक्ट बेटर, एडवर्टाइज बेटर एंड कैप्चर द मार्केट। ओके, सो दीज आर द 4 मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, यहाँ पे एक चीज हम देखना भूल गए, तो ये बैटल कैसे करते हैं, देखिए, हाउ डू दे कम्पीट। यहाँ पे वो क्या करते हैं, एग्रेसिवली एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, राइट, पब्लिसिटी करते हैं, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, यानी कि ऐसे वो करते हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है वो आपको इजीली मिल जाए, आपके पास के डिपार्टमेंट स्टोर पे मिल जाए, या अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो, क्विक कॉमर्स से मंगाते हो, तो आपको जल्दी वो इजीली डिलीवर हो जाए, राइट। तो ऐसा अरेंजमेंट करके भी प्रोडक्ट अपना मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करता है। या फिर एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस, यानी कि सेल्स के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आए, स्पेशली मशीनरी या बड़े बड़े इक्विपमेंट्स में, गाड़ी में, ऐसी चीजें होती है, आफ्टर सेल्स सर्विस मैटर करती है ना। तो एफिशिएंट या क्वालिटी आफ्टर सेल्स सर्विस देके भी ब्रांड्स आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरह से वो नॉन प्राइस कंपटीशन कर सकते हैं। ओके ओके, तो फीचर्स तो आपने देख लिए। अब देखते हैं कि एक मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म अपना प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमाइन करता है। देखिए, in a monopolistically competitive market, since the product is differentiated, each firm does not face a perfectly elastic demand for its product. देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आप कब फेस करते हो, जब आपके जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है आपके कस्टमर से, सॉरी, बिल्कुल आइडेंटिकल है आपके कस्टमर से, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो तब जाके आप एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को फेस करते हो, राइट। क्योंकि वहां पे आपको प्राइस टेकर बनना पड़ता है, आपके पास कुछ पावर नहीं होता अपना प्राइस सेट करने का, जो मार्केट में प्राइस है वही आपको लेना पड़ता है, वरना आपके जो सारे कस्टमर्स है वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे, जो खुद भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, आपके जैसे ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, तो कस्टमर्स उनके पास ही चले जाएंगे, आपसे क्यों लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, मार्केट प्राइस में ही सारा बेचना होता है, जो भी गिवन मार्केट प्राइस है वही प्राइस को लेके आपको अपना सारा प्रोडक्ट बेचना होता है। तो आप एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को फेस करते हो। ऐसा कहाँ पे होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। लेकिन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिफरेंशिएटेड है। तो आपने यूनिक फीचर्स एंड क्वालिटीज के बेस में आप अपना प्राइस
जो है प्रोडक्ट की वो खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ईच फर्म मेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजन अबाउट प्राइस एंड आउटपुट। तो सब अपना प्राइस खुद तय कर सकते हैं एंड कितना प्रोड्यूस करना है वो भी खुद तय कर सकते हैं, ठीक है। सो ईच फर्म इज अ प्राइस मेकर and is in a position to determine the price of its own प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्म्स क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस खुद तय कर सकते हैं। दे कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स, ठीक है। एज सच द फर्म इज फेस्ड with a downward sloping demand curve for its product। तो देखिए, जब भी कोई फर्म ना प्राइस मेकर बनता है, जब वो अपना प्राइस खुद डिटरमाइन कर सकता है ना, तब उसकी डिमांड कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहती है। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में जहां पे आप प्राइस टेकर होते हो, वहां पे ही आपका डिमांड कर्व आपको इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व दिखेगा, राइट। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स है ना, वहां पे जो फर्म्स है वो प्राइस मेकर्स होते हैं, तो उनका डिमांड कर्व जो है आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग ही दिखेगा। तो जहां पे प्राइस मेकर होते हैं, डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ओके। देखिए, generally the less differentiated the product is from its competitors, the more elastic the curve will be। अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन एक बार हम डिमांड कर्व के यहाँ पे फिगर देख लेते हैं कि मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड कर्व कैसा रहता है। देखिए, डिमांड कर्व आपका कुछ इस तरीके का रहता है। जो ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यही आपका डिमांड कर्व भी होता है, राइट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मोनोपोली में भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व आर द सेम। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। एंड यहाँ पे आपको एमआर कर्व भी दिख रहा है ना। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, हमेशा जो आपका एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व है, इससे नीचे ही रहता है, इट इज लोअर देन योर डिमांड कर्व। तो देखिए, जैसा मोनोपोली में आपने डिमांड कर्व देखा होगा, एआर एंड एमआर देखा होगा, सिमिलर ऐसा ही आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो फॉर्म है वो क्या है, प्राइस मेकर्स है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप। देखिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है कि अगर आपको अपनी आउटपुट इंक्रीज करनी है, देन यू विल हैव टू लोअर योर प्राइस, ओके। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, आप प्राइस ना ऊपर कर सकते हैं ना लोअर कर सकते हैं ना, एक ही प्राइस में आपको टिकना है, तो इसलिए वो एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व रहता था। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे मार्केट्स में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रहता है। यानी कि अगर आप प्राइस लोअर करोगे तो आपके गुड्स की डिमांड जो है वो ज्यादा होने लग जाती है, ठीक है, ओके। तो ये तो आप समझ गए। अब इसका क्या मतलब है कि जनरली the less differentiated the product is from its competitors, the more elastic the curve will be। तो देखिए, हमने कहा था कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, राइट। अब अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड है ना, तो हमें अपना डिमांड कर्व ज्यादा स्टीपर दिखेगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, देखिए ये प्राइस हो गया, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना प्रोडक्ट्स एक दूसरे से, तो आपको इस तरह से एक स्टीपर डिमांड कर्व देखने को मिलेगा, जैसा कि आप अक्सर मोनोपोली में देखते हो, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन कम है, यानी कि आपके प्रोडक्ट बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है, बाकी तो सिमिलर ही है बाकी प्रोडक्ट से, ठीक है। जैसे कि अगर हम साबुन का ही एग्जांपल ले, तो डेटॉल और लाइफ बॉय वो काफी सिमिलर है ना, दोनों का कीटाणु मारने का ही पर्पस रहता है। तो उनकी डिमांड कर्व क्या होता है, वो इस तरह से आपको थोड़ा इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा, जो थोड़ा बहुत आपको परफेक्ट कंपटीशन की तरह लगेगा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर प्रोडक्ट्स लेस डिफरेंशिएटेड है, तो आपको डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा, लेकिन क्या होगा, मोर इलास्टिक डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको दिखने को मिलेगी, यानी कि ज्यादा हॉरिजॉन्टल की तरफ ज्यादा लीन करे। लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत डिफरेंशिएटेड है, तो आपको इस तरह से थोड़ा स्टीपर डिमांड कर्व देखने को मिलेगा, जो मोनोपोली को ज्यादा रिसेंबल करेगा। सो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। कंक्लूजन में मैं आपको बता देती हूँ, बेसिकली अगर प्रोडक्ट्स
लेस डिफरेंशिएटेड है, तो आपको डिमांड कर्व ज्यादातर परफेक्ट कंपटीशन की तरफ ही लीन करेगा, यानी कि आपको इलास्टिक डिमांड कर्व देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, दे आर मोर डिफरेंशिएटेड, तो आपका जो डिमांड कर्व है वो मोनोपोली के तरफ, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा लीन करेगा, यानी कि आपको इन इलास्टिक एंड ज्यादा जो स्टीपर डिमांड कर्व है, ठीक है, स्टीपर डिमांड कर्व यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो अंडरस्टूड दिस मच? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, अब ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर में हम इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकते हैं? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम? देखिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो हर एक मार्केट स्ट्रक्चर में सेम ही रहता है। जो हमने ट्विन कंडीशन हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, हम परफेक्ट कंपटीशन से ही पढ़ते आ रहे हैं ट्विन कंडीशन, तो यहाँ पे भी वही ट्विन कंडीशन काम करती है। तो वो ट्विन कंडीशन क्या क्या है? देखिए, फर्स्ट कंडीशन इज MC इज इक्वल्स टू MR एंड सेकेंड कंडीशन इज MC curve must cut MR curve from below। तो देखिए, यही कंडीशन हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, यही मोनोपोली में भी पढ़ा था, एंड सेम यही कंडीशन इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई करने पे इक्विलिब्रियम हासिल हो सकता है। अब एक बार हम फिगर में देख लेते हैं। देखिए, अब ये जो फिगर है इक्विलिब्रियम की, दिस इज प्रॉफिट अर्निंग फॉर्म इन एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यही एग्जैक्टली सेम फिगर आपने मोनोपोली में देखा होगा, राइट? जब मोनोपोली फॉर्म प्रॉफिट बनाता है तो एग्जैक्टली यही फिगर हमने पढ़ी थी। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एग्जैक्टली यही फिगर रहता है, क्योंकि देखिए दोनों में क्या है, दोनों प्राइस मेकर्स है ना, एंड दोनों अपना प्राइस खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, एंड दोनों की डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स मूविंग है। तो जो इक्विलिब्रियम की डायग्राम है वो भी दोनों में सेम ही होने वाली है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, देखिए इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन MR एंड MC मीट ईच अदर, है ना। तो ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं ये दोनों कर्व? एट दिस पॉइंट E, राइट। और यही पॉइंट की जो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट होती है ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट होती है। सो OM इज आवर इक्विलिब्रियम आउटपुट, है ना। अब इक्विलिब्रियम प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे? यही जो E पॉइंट है इसको हम खींच के ऊपर तक ले जाएंगे जब तक हम डिमांड कर्व को ना मीट कर ले, है ना, डिमांड या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो इसको हम जब तक मीट ना करें हम इसको ऊपर खींचेंगे, एंड जब ये मीट कर जाएगा तो इसके हम इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस निकालेंगे, एंड यही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस निकाल सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। अब प्रॉफिट का हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा? देखिए, प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा? हमें AC कर्व ड्रॉ करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट कब होता है? व्हेन आवर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, राइट, तब हमें प्रॉफिट होती है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व तो हमने पहले ही बना लिया, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व तो हमारा डिमांड कर्व ही है ना। सो AR कर्व हमारे पास है। अब हमें AC कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिट का पता लगा सकेंगे, है ना। तो देखिए, AC कर्व भी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब प्रॉफिट हमें कैसे देखना है? जो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है उसके लिए हमें देखना है कि M के लिए हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना है। देखिए, M के लिए हमारा एवरेज रेवेन्यू इज एट पॉइंट Q, है ना। एवरेज रेवेन्यू कर्व को ये यहाँ पे मीट कर रहा है। और एवरेज कॉस्ट इसके लिए कितना है? देखिए, M के लिए एवरेज कॉस्ट है एट पॉइंट S, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट M जो है ये AC कर्व को मीट कर रहा है एट पॉइंट S, है ना। तो देखिए, एवरेज रेवेन्यू को मीट कर रहा है एट पॉइंट Q, एवरेज कॉस्ट को मीट कर रहा है एट पॉइंट S, और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि Q इज एट अ हायर पॉइंट देन S, राइट। Q यहाँ पे ग्रेटर है एट अ हायर पॉइंट देन S, यानी कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो यहाँ पे हमें ग्रेटर दिख रहा है एवरेज कॉस्ट से, एंड जो Q एंड S के बीच के डिफरेंस है यही हमारा प्रॉफिट रहता है। जो एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट के बीच के डिफरेंस है यही हमारा प्रॉफिट रहता है, राइट। प्रॉफिट हमारा क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पोर्शन हियर। तो इस तरह से अगर इक्विलिब्रियम में आपका एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन एवरेज कॉस्ट तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फॉर्म जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकती है।
ठीक है, तो ये डायग्राम आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल मोनोपोली की तरह ही डायग्राम है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, है ना? तो इतना यहाँ पे कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं। पहले आपको MC इज इक्वल्स टू MR करके आउटपुट निकालना है एंड आउटपुट को खींचते हुए डिमांड कर्व तक पहुंचाना है, राइट? एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस वुड बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस। उसके बाद आपको AC कर्व ड्रॉ करना है, राइट? AC कर्व ड्रॉ करने के बाद अगेन आउटपुट M के लिए देखो, एवरेज रेवेन्यू Q पे है एंड एवरेज कॉस्ट S पे है, क्योंकि जो AC कर्व वो यहाँ पे S पॉइंट पे मीट कर रही है M को, है ना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वाली लाइन को। तो दैट्स इस तरह से हमें दिखने को मिलता है कि प्रॉफिट कमा रहे हैं कि लॉस बना रहे हैं, राइट? सो ये तो हो गया आपका प्रॉफिट मेकिंग इक्विलिब्रियम। लेकिन देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो हमेशा प्रॉफिट ही कमाए इक्विलिब्रियम में। कभी कभार वो लॉस भी इंकर कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में इन द शॉर्ट रन, ठीक है? अब लॉस का हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, पहले तो आप इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगाएंगे, MC इज इक्वल्स टू MR, राइट? तो ये हमें इक्विलिब्रियम यहाँ पे देगा। द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी विल बी योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इसी को हम ई को ही खींच के हम ऊपर तक ले जाएंगे, हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व तक ले जाएंगे एंड जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है ये हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस है यही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे हमने पता लगा लिया, इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे, राइट? अब प्रॉफिट लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? AC कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? एंड जो इक्विलिब्रियम M है इसके लिए अब हम AC एंड AR दोनों पता लगाएंगे। देखिए, लॉस कब होगा? व्हेन AC इज हायर देन AR, राइट? अब यहाँ पे आप देखिए, फॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी N इसका एवरेज रेवेन्यू कहाँ पे है? एवरेज रेवेन्यू इज एट पॉइंट K, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो N है वो AR कर्व को मीट कर रहा है। तो देखिए, एवरेज रेवेन्यू इज एट पॉइंट K, लेकिन एवरेज कॉस्ट इसका कहाँ है? देखिए, एवरेज कॉस्ट के लिए इसे और ऊपर जाना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट से ये मीट कर रहा है एट पॉइंट H, राइट? क्योंकि यहाँ पे AC कर्व जो है वो ऊपर है थोड़ा, है ना? तो एवरेज कॉस्ट को यहाँ पे मीट कर रहा है एट पॉइंट H। तो आपको फिगर में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि H इज एट अ हायर पॉइंट देन K, है ना? तो यहाँ पे H इज हायर देन K, यानी कि AC इज हायर देन AR। तो जब AC हायर होते, जब आपकी कॉस्ट हायर होती है रेवेन्यू से, तब आप लॉस बनाते हो। तो जो भी ये H एंड K के बीच के डिफरेंस है यही आपका लॉस रहता है। तो देखिए, इस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल करके भी इवन एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फॉर्म है वो लॉस बना सकती है इफ इट्स कॉस्ट इज हायर देन इट्स रेवेन्यू। अगर एवरेज कॉस्ट हायर रहता है उस पॉइंट पे तो वो लॉस भी बना सकता है, ठीक है? तो शॉर्ट रन में देखिए, हमने देख लिया कि कैसे जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फॉर्म है वो प्रॉफिट भी कमा सकता है इक्विलिब्रियम में, या फिर वो लॉस भी बना सकता है, राइट? ओके, शॉर्ट रन तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए, जब हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि इन द लॉन्ग रन फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते इन द लॉन्ग रन, राइट? अगर कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होता है तो न्यू फर्म्स एंटर कर लेते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाने लगते हो, है ना? क्योंकि जब न्यू फर्म्स एंटर कर लेते हैं तो सप्लाई बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है ना? एंड एक्सेसिव सप्लाई की वजह से प्राइस विल लोअर एंड जो आपका प्रॉफिट है वो कम हो जाता है एंड आप अल्टीमेटली नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाते हो। तो देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सेम चीज होती है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, है ना? तो जब फ्री एंट्री रहती है तो देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट तो न्यू फर्म्स विल एंटर। अब जब न्यू फर्म्स एंटर करेंगी ना, तो जो डिमांड है इट विल बी शेयर्ड अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, राइट? पहले लेट्स से आपके प्रोडक्ट के 100 कस्टमर्स थे, ठीक है? अब न्यू फर्म्स आ गए, ठीक है? अब हो सकता है कि आपके कुछ कस्टमर्स ये न्यू फर्म्स के पास चले जाए, है ना? लेट्स से 25 लोग यहाँ पे चले गए, तो आपके रिमेनिंग कस्टमर्स अब कितने रह गए? सिर्फ 75। तो इस तरह से जितने न्यू फर्म्स आते जाएंगे जो मार्केट है वो शेयर होता जाएगा
अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, ठीक है। तो इसके वजह से जो आपके कस्टमर्स हैं वो फीवर होते जाएंगे, राइट। और इसकी वजह से जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप पहले कमा रहे थे वो डिमिनिश होता जाता है, एंड अल्टीमेटली आप सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाते हो। ओके, सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी इन द लॉन्ग रन कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, दे विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, if the firms in a monopolistically competitive industry earn supernormal profit in the short run, there will be an incentive for new firms to enter the industry. As more firms enter, profit per firm will go on decreasing as the total demand for the product will be shared among large number of firms. देखिए, पहले लेट्स से सिर्फ 15 ही फॉर्म्स थे, अब न्यू एंट्री होते होते इन द लॉन्ग रन लेट्स से 100 फॉर्म्स होंगे। अब आपका मार्केट शेयर तो कम होगा ही ना, आपकी प्रॉफिट पहले जितनी तो नहीं रहेगी। जब आप फ्यू फॉर्म्स थे तो ऑब्वियसली ईच फॉर्म को ज्यादा शेयर मिलता है मार्केट का, है ना। लेकिन जब लार्ज नंबर हो जाते हैं तो ईच फॉर्म को कम शेयर मिलता है, तो उनकी प्रॉफिट भी कम हो जाती है। तो देखिए, दिस विल हैपन टिल ऑल द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर वाइप्ड अवे एंड द फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, thus in the long run all firms under monopolistic competition will earn only normal profit। देखिए, जहां पे भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है ना, वहां पे ऐसा ही रहता है हमेशा। इन द लॉन्ग रन फ्री एंट्री वाली मार्केट्स में सिर्फ आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो बाकी फर्म्स एंटर कर लेते हैं बिकॉज देयर इज फ्री एंट्री, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही इस तरह के मार्केट में रह जाते हैं। ओके, तो देखिए, ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का फिगर है। फिगर देख के आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी फिगर है। इसका हम सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्टली तो यहाँ पे क्या किया है, वही MC इज इक्वल्स टू MR किया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज शुड बी इक्वल टू MR। इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन तो है ही, है ना। तो जहां ये मिलेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्वांटिटी कॉरिस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट इज आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड इसको हमें ऊपर खींचना है, एवरेज रेवेन्यू तक खींचना है। एवरेज रेवेन्यू को जहां तक मीट नहीं करता है ना, तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू को मीट कर रहा है एट पॉइंट T, राइट। एंड द प्राइस कॉरिस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट विल बी आवर इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस तो हमने निकाल लिया। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में दूसरा क्या होना है, जो हमने अभी अभी देखा, फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं, राइट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए कंडीशन क्या है, आपकी एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू योर एवरेज कॉस्ट, तब जाके नॉर्मल प्रॉफिट बनती है ना। अब देखिए, अब ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए एवरेज रेवेन्यू कितनी है। देखिए, एवरेज रेवेन्यू कर्व को ये मीट कर रहा है एट पॉइंट T, एंड जो कॉरिस्पॉन्डिंग प्राइस है वही आपका एवरेज रेवेन्यू है, राइट। सो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे कितना है, P, है ना। अब एवरेज कॉस्ट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू P, है ना, लॉन्ग रन में, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट तो बराबर होना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होना जरूरी है, जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, उसको भी एवरेज रेवेन्यू को मीट करना पड़ेगा एट दिस पॉइंट T ओनली, क्योंकि तभी जाके आपका एवरेज कॉस्ट भी P होगा। तो इसलिए आप ये फिगर में देखो, जो आपका एवरेज कॉस्ट है ना, वो मीट करता है एवरेज रेवेन्यू को एट दिस पॉइंट T, विच विल बी कॉरिस्पॉन्डिंग टू P, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो सारे जो इक्विलिब्रियम है ना, वो यहीं पे आके मीट कर रहे हैं, T पॉइंट पे ही आपका ACAR मीट कर रहे हैं, एंड वही आपका इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है। तो सिंपली दिस इज द फिगर। सिंपली आपको यहाँ पे क्या देखना है, MC इज इक्वल्स टू MR होनी चाहिए, दैट विल गिव यू योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना। एंड एवरेज कॉस्ट को भी इसी पॉइंट पे आके मिलना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू योर AR। ओके, तो देखिए, एग्जाम में आपको ड्राइंग बनाने को तो कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना। आपको बस फिगर को समझना होता है। सो आई होप आपने यहाँ पे समझ लिया है कि हो क्या कह रहा है ना। तो बस यही समझना यहाँ पे जरूरी रहता है। तो चलिए, इसी को हम थ्योरी में एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, एट इक्विलिब्रियम दैट इज MC is equals to MR, supernormal profits are zero since average revenue equals to average cost, है ना। यहाँ पे कोई सुपरनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में AR will be equal to
AC. All firms are earning zero economic profit या फिर just normal profit. यहाँ पे सिर्फ normal profit कमाया जा सकता है, राइट? एंड normal profit को ही हम क्या कहते हैं? Zero economic profit कहते हैं ना. ओके. इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन AC, है ना. जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू AC. ठीक है. सो नॉर्मल प्रॉफिट कहना या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहना, इट इज द सेम थिंग. एंड लॉन्ग रन में इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट देयर इज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. ठीक है. ओके. अब ये तो प्रॉफिट वाली बात हुई. देखिए, इन केस ऑफ persisting losses in the long run, the loss making firm will exit from the market and this will go on till the remaining firms make normal profit only. देखिए, जो भी शॉर्ट रन में लॉसेस बना रहे थे एंड वो लॉस रिकवर ही नहीं कर पा रहे, यानी कि परसिस्टिंग लॉस हो रहा है, वो लॉस ही बनाते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन वो क्या करेंगे? मार्केट से एग्जिट कर लेंगे. तो लॉन्ग रन में मार्केट में सिर्फ वही फर्म्स बचेंगे जो नॉर्मल प्रॉफिट बना रहे होते. ठीक है. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाने वाले नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएंगे एंड जो लॉस बना रहे हैं वो तो मार्केट से निकल ही जाएंगे. तो अल्टीमेटली सिर्फ वही फॉर्म्स बचेंगे जो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट बना रहे होते हैं. तो ये भी आई होप आपने समझ लिया. ओके. अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है. देखिए, इट इज टू बी नोटेड दैट an individual firm which is in equilibrium in the long run will be operating at levels at which it does not fully realize economies of large scale production. In other words, the plants are not used to optimum capacity. देखिए, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन फुल्ली रियलाइज करने के लिए एक फर्म को अपने LAC कर्व जो है इसके लोवेस्ट पॉइंट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट में आप प्रोड्यूस करोगे तो आपका कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज कर पाओगे. लेकिन अगर हम अपने ये फिगर को देखें, इक्विलिब्रियम के फिगर को, तो हम प्रोड्यूस कहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q एंड वी आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट T इन द LAC कर्व, राइट? लेकिन T पॉइंट LAC कर्व का लोएस्ट पॉइंट नहीं है, लोएस्ट पॉइंट तो L है, लेकिन हम T में क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि हम T में कर रहे हैं तो हम फुल इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, राइट? अगर हम L में प्रोड्यूस करते तो हम फुल इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज कर पाते, लेकिन स्टिल वी आर प्रोड्यूसिंग एट T. तो इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, L में हमारा कॉस्ट तो कम हो जाता है, ये पक्का है, क्योंकि T में देखिए हमारा कॉस्ट यहाँ पे है, L में हमारा कॉस्ट और लोअर हो जाता. लेकिन सिर्फ एवरेज कॉस्ट को ही हमें नहीं देखना ना, हमें एवरेज रेवेन्यू को भी देख के चलना पड़ता है. देखिए, अगर हम L पॉइंट में प्रोड्यूस करें, दिस विल बी आवर एवरेज कॉस्ट, राइट? लेकिन इस पॉइंट में देखिए, L पॉइंट में प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव टू प्रोड्यूस आउटपुट R, है ना, हमें R प्रोड्यूस करना पड़ेगा. अब R के लिए अगर हम एवरेज रेवेन्यू देखें तो देखिए, R के लिए हमारा एवरेज रेवेन्यू इस पॉइंट पे रहता है, इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू को ये टच करता है ना, तो एवरेज रेवेन्यू हमारा यहाँ पे रहेगा. तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एवरेज कॉस्ट इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू. तो यहाँ पे हमें लॉस फेस करना पड़ेगा. इवन दो हमारा एवरेज कॉस्ट पहले से कम है, लेकिन इस पॉइंट में एवरेज रेवेन्यू भी पहले से कम है, एंड इनफैक्ट एवरेज रेवेन्यू हमारा एवरेज कॉस्ट से भी कम है इस पॉइंट पे. तो इसलिए हम लोएस्ट पॉइंट पे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हमें एक ऐसे पॉइंट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा जहाँ पे हमारा एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट बना सकते हैं. लेकिन अगर हम L पॉइंट में प्रोड्यूस करें तो हम यहाँ पे लॉस बनाएंगे, क्योंकि एवरेज कॉस्ट तो हमारा पहले से कम है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू भी और कम यहाँ पे हो जाता है, जिसके वजह से हमें लॉस फेस करना पड़ता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्यों L पॉइंट में हमारा एवरेज रेवेन्यू कम होता है? क्योंकि देखिए, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म में ना हमारा जो डिमांड कर्व है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि अगर आप अपने आउटपुट इंक्रीज करोगे तो ये एडिशनल आउटपुट को आपको सेल करने के लिए
प्राइस भी लोअर करना पड़ेगा। प्राइस यानी कि बेसिकली आपकी एवरेज रेवेन्यू, है ना। तो देखिए, अगर हमने लोएस्ट पॉइंट में बनाने के चक्कर में हमारा आउटपुट क्यू से आर कर दिया, वी इंक्रीज आवर आउटपुट, तो ये एडिशनल आउटपुट सेल करने के लिए हमें अपना प्राइस भी लोअर करना पड़ेगा और इस वजह से हमारा एवरेज रेवेन्यू लोअर हो जाएगा। एंड देखिए, कॉस्ट तो हमारा थोड़ा बहुत लोअर होगा लोएस्ट पॉइंट में प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन एडिशनल आउटपुट को बेचने के लिए प्राइस भी हमें लोअर करना पड़ेगा, तो एवरेज रेवेन्यू हमारा और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम नहीं करते। फॉर इंस्टेंस, लेट्स से देखिए, जो क्यू हमारा आउटपुट है, लेट्स से ये 100 यूनिट्स था, ठीक है, और 100 यूनिट के लिए पहले हमारा एवरेज कॉस्ट था लेट्स से ₹50 एंड एवरेज रेवेन्यू भी हमारा सेम था, राइट, क्योंकि एट पॉइंट क्यू हम इक्विलिब्रियम में है, लॉगरिथम इक्विलिब्रियम में, तो एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू हमारा सेम। ठीक है, अब हमने फुल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को एंजॉय करने के लिए क्या करा, एल में प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा। ठीक है, अब हमारा आउटपुट तो इंक्रीज हो गया, राइट, क्योंकि अब हम क्यू से आर में प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वी आर इंक्रीजिंग आवर आउटपुट। देखिए, एल कॉस्ट होने के लिए हमें अपना आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। हम क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस करके तो हमारा एल कॉस्ट नहीं होने वाला ना। अगर हम क्यू प्रोड्यूस करेंगे टी कॉस्ट होगा। अगर हमें एल पॉइंट में प्रोड्यूस करना है तो हमें अपना आउटपुट इंक्रीज करके आर तक ले आने पड़ेंगे, राइट। सो आउटपुट लेट से हमने इंक्रीज करके 150 कर दिया है। अब इससे क्या हुआ है, कॉस्ट तो हमारा डेफिनेटली लोअर हुआ है, क्योंकि अब हम लोएस्ट पॉइंट ऑफ एलएसी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लेट्स से हमारा कॉस्ट गिर के हो गया है 45। लेकिन देखिए, अब ये एडिशनल जो 50 क्वांटिटीज है ना, ये एडिशनल सेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एवरेज रेवेन्यू भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्राइस कम करेंगे तभी तो हमारा ज्यादा आउटपुट सेल होगा। ये तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है ना, कि अगर हमें अपनी डिमांड इंक्रीज करनी है, वी हैव टू लोअर आवर प्राइस। तो यहाँ पे ये एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए हमें अपना एवरेज रेवेन्यू भी लोअर करना पड़ता है। सो लेट्स से हमें अपना एवरेज रेवेन्यू लोअर करना पड़ा 43। तो देखिए, अब क्या हुआ यहाँ पे, हमारा कॉस्ट तो लोअर हुआ पहले से, लेकिन हमारा प्राइस और कम हो गया, एवरेज रेवेन्यू और कम हो गया। एंड देखिए, हमारा एवरेज कॉस्ट इज एक्सीडिंग आवर एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे, और हमें यहाँ पे हो रहा है लॉस। तो इससे अच्छा तो हम 50 पे ही रहते, हमारा कॉस्ट 50 करते, रेवेन्यू भी 50 होता, हमें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था, है ना। नो, हम हमारा AC इक्वल्स टू AR हो रहा था। तो ये सिचुएशन हमारे लिए ज्यादा बेटर रहती है रादर देन लोअरिंग योर एवरेज कॉस्ट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट को लोअर करने के चक्कर में, ठीक है, एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने के चक्कर में हमें एवरेज रेवेन्यू भी कम करना पड़ता है टू सेल दोज एडिशनल यूनिट्स, जो कि हमारे लिए फायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम लोएस्ट पॉइंट में यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में ये चीज समझाई है। ठीक है, तो इसलिए हम लोएस्ट पॉइंट में प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट तो हमारा लोअर होगा, लेकिन उस पॉइंट में हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से भी लोअर होगा, तो हमें फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखिए, हाउएवर एनी अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मोर to secure the advantage of least cost production will be irrational, since the price reduction to sell the larger output will exceed the cost reduction made possible। देखिए, हमने कॉस्ट तो रिड्यूस करके 50 से 45 कर दिया था, राइट, लेकिन हमें प्राइस भी रिड्यूस करके 43 करना पड़ा। तो जो हमें कॉस्ट में 5 रुपीज का बेनिफिट मिला, लेकिन प्राइस में हमें 7 रुपीज का लॉस यहाँ पे मिल रहा है ना। सो क्या ये करना फायदा हुआ अपने, ये करना क्या हुआ हमारे लिए, इरेशनल हुआ। ठीक है, सो इसीलिए ना इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम फुल इकोनॉमीज नहीं रियलाइज कर दे, प्लांट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी में नहीं प्रोड्यूस करती। ऑप्टिमम कैपेसिटी पॉइंट एल में है, तो ऑप्टिमम कैपेसिटी से पहले ही हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो इसलिए हम ऑप्टिमम कैपेसिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाते। देखिए, ओनली इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यहाँ पे हम ऑप्टिमम कैपेसिटी में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC है ना, वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। लेकिन देखिए, ये मार्केट स्ट्रक्चर में लोएस्ट से ऊपर ही हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो इसलिए हम ऑप्टिमम कैपेसिटी में यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। देखिए,
Thus, a monopolistically competitive firm which is in equilibrium in the long run is at a position where it has excess capacity. क्योंकि हम लोएस्ट पॉइंट में नहीं बना रहे हैं ना, तो हम फुल कैपेसिटी अभी यूज नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे पास अभी भी एक्सेस कैपेसिटी रिमेनिंग, यानी कि हम और भी आउटपुट बना सकते हैं एट इवन लोअर कॉस्ट, लेकिन हम नहीं बना रहे क्योंकि बनाने में हमें फायदा नहीं, हमारा एवरेज रेवेन्यू भी कम हो रहा है, ठीक है। सो इसलिए जितना हमारा कैपेसिटी है उतना हम नहीं बना रहे, कैपेसिटी से पहले ही यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है। सो देयर इज सम एक्सेस कैपेसिटी रिमेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि इन विच मार्केट स्ट्रक्चर एक्सेस कैपेसिटी इज रिमेनिंग। फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आंसर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी रिमेनिंग रहता है क्योंकि हम लोएस्ट पॉइंट ऑफ एलडीसी में नहीं बना रहे। हम बना सकते, हम अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं आर तक, लेकिन स्टिल वी विल नॉट डू, ओके, क्योंकि करने में फायदा नहीं है। That is, it is producing a lower quantity than its full capacity level. The firm in figure 31 could expand its output from Q to R and reduce average cost. देखिए, हम Q to R में प्रोड्यूस करके एवरेज कॉस्ट कम कर सकते थे, लेकिन but it does not do so because in doing so the firm will reduce average revenue more than it reduces its average कॉस्ट, क्योंकि ऐसा करने से हमारा एवरेज रेवेन्यू और कम हो जाता है, कॉस्ट से भी कम हो जाता है, ठीक है। सो विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। इट इम्प्लाइज दैट फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आर नॉट ऑफ ऑप्टिमम साइज एंड देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी। अब यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी हमारा क्या है, देखिए, हम आर तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्यू तक ही प्रोड्यूस करा है, तो एक्सेस कैपेसिटी हमारा कितना है, this one, QR is our excess capacity, ठीक है। QR in our example is the excess capacity। तो ये रहता है with each firm, ठीक है। तो each firm पे यहाँ पे excess capacity रहता है क्योंकि excess मतलब lowest point से पहले ही हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे आए जा रहा है। So with this हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी यहाँ पे खत्म कर लिया है। नाउ गाइस, बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में बिजनेस इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 4, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, ये टेस्ट सीरीज को माइक्रो एंड मैक्रो करके 2 हिस्सों में बांटा गया है। माइक्रो में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे एंड मैक्रो में चैप्टर 6 से लेकर 10 के मिलेंगे। जो मैक्रो है ना, इसको मैंने यूनिट वाइज भी डिवाइड करा गया है, तो यहाँ पे आप एक एक यूनिट, जैसे कि चैप्टर 6 में 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स के अलग अलग आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। एंड देखिए, ये पूरे टेस्ट सीरीज में आपको 1200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, यहाँ पे आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इधर उधर भटकने की, 100 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे टेस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। एंड ये टेस्ट में जो आपकी PYQs होते हैं इंस्टीट्यूट के, राइट, एंड MTPs है, तो इनके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो देखिए, ये टेस्ट करने के बाद आपको अलग से PYQs एंड MTPs ढूंढ के करने भी नहीं पड़ेंगे, यहीं पे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए जितना भी आपको प्रैक्टिस करना है, इसी टेस्ट के थ्रू आपकी हो जाएगी। एंड देखिए, ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, यहाँ पे जब आप एक यूनिट की एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे ना, आपको स्कोरिंग भी मिलेगी, स्कोरिंग में नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होगा, तो बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको फील आएगा, आपको अपनी प्रेपरेशन लेवल भी पता चलेगी। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है कि आपने किस तरह से आपने परफॉर्म किया, क्या आपने इजी क्वेश्चंस मिस्टेक किए या एक्चुअल में हार्ड क्वेश्चन में ही आप कंफ्यूज्ड है, आप अपने पीयर्स के मुकाबले कहाँ पे खड़े हो अभी, तो ये सारी चीज़ आपको टेस्ट के थ्रू पता चलेगी। तो देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, ये करने के बाद आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना पेपर 4 के लिए, वो आपको एकदम आसमान छूते हुए यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। एंड देखिए, ये पूरा पैकेज आपको मिलता है सिर्फ 250 रुपीज़ में, तो ये बहुत अच्छी ऑफर है। ये इतना नॉमिनल प्राइस इसलिए रखा है ताकि किसी को भी अफोर्ड करने में दिक्कत ना हो, तो सब लोग इसे खरीदे, अपना प्रैक्टिस स्मूथ करे। एंड देखिए,
अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, 1 डेढ़ महीना ही बचा है, तो आप इसको लेके अभी से यूनिट वाइज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? टेस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके टेस्ट को चेकआउट करें। सो गाइस आज का हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। हमारा थर्ड मार्केट स्ट्रक्चर दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी यहाँ पे खत्म हो गया है। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं एंड मैं डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।